नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडब्ल्यू सक्सेस पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने दिल्ली सल्तनत के अध्ययन करने के बाद में हमने मुग़ल साम्राज्य के बारे में भी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, जिसके नोट्स आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दिए गए थे पीडीएफ के माध्यम से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की। दोस्तों, आने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें दोस्तों हिस्ट्री का दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चंस का पोर्शन बढ़ता जा रहा है। उन्हीं को देखते हमने सबसे पहले इंडियन हिस्ट्री दोस्तों शुरू की है। आने वाले समय में बहुत सी एग्ज़ाम्स हैं जिनके दोस्तों मद्देनज़र आपको इन सभी वीडियोज़ को देखना है दोस्तों, और जितने पहले वीडियोज़ बना दिए हैं वो भी आपको देखने हैं। क्रम वाइज दोस्तों हम लेके चल रहे हैं आपको हिस्ट्री के अंदर, तो आपको दोस्तों सभी वीडियोज़ को देखना है। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। अब बिना किसी देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। तो दोस्तों बात करें अगर विजयनगर साम्राज्य की, तो दोस्तों 1336 से लेकर के 1650 ईस्वी तक दोस्तों विजयनगर साम्राज्य रहा। दोस्तों, मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य था। दोस्तों, मध्यकाल की अगर बात करें तो दोस्तों मध्यकाल में स्थापित होने वाला प्रथम हिंदू राज्य कौन सा था दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य, जो कि 1336 से लेकर के 1650 के मध्य तक रहा। इसके बाद हम बात करें कि इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में माधव विद्यारण के प्रेरणा से की थी। दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन्होंने की? तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाई थे, इन्होंने की थी। दोस्तों, माधव विद्यारण्य के प्रेरणा से दोस्तों इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 ईस्वी के अंदर। इसके बाद में हम बात करें, पहले इसका नाम दोस्तों हम्पी या हस्तिनावती था। दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? हम्पी था, या इसके अलावा इसको हस्तिनावती के नाम से भी जाना जाता था। यह नगर दोस्तों बाद में विजयनगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। विजयनगर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? हम्पी या हस्तिनावती। विजयनगर साम्राज्य में दोस्तों 4 वंशों ने शासन किया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन से 4 वंश हैं दोस्तों, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश दोस्तों हम बात करें, पहले आता है दोस्तों संगम वंश, जो कि 1336 से लेकर के 1485 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में आता है सालू वंश, जो कि 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में आता है तुलु वंश, जो कि 1505 से 1570 तक रहा। और इसके बाद में दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का अंतिम जो वंश आता है दोस्तों, वो आता है आरवीडु वंश, जो कि दोस्तों 1570 से लेकर के 1650 के मध्य तक रहा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की संगम वंश की, तो संगम वंश के बारे में जान लेते हैं। 1336 से 1485 ईस्वी तक दोस्तों संगम वंश ने शासन किया। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की क्या की दोस्तों? स्थापना करी थी। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हरिहर प्रथम जो था दोस्तों, वो 1336 से लेकर के 1356 ईस्वी तक दोस्तों शासन करता है। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने दोस्तों अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया। हरिहर प्रथम दोस्तों संगम वंश का प्रथम शासक था। 1336 से लेकर के 1356 तक दोस्तों इसने शासन किया। हरिहर प्रथम ने अपने शासन के 17 वर्ष बाद दोस्तों विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। फिर इसी नगर के नाम पर विजयनगर साम्राज्य पड़ा। दोस्तों, हरिहर प्रथम ने दोस्तों अपने शासन करने के 17 वर्ष के बाद में दोस्तों विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों, और जब विजयनगर को राजधानी बनाई दोस्तों हरिहर ने, तब इसका नाम क्या पड़ गया दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य पड़ गया। 1346 ईस्वी में इसने दोस्तों होयसल राज्य को विजयनगर में मिला लिया था। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना से विस्तार रुक गया। दोस्तों, बहमनी साम्राज्य की स्थापना से दोस्तों इसका साम्राज्य का विस्तार क्या हो गया? रुक गया। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इसके बाद हम बात करें, अगला जो शासक आया वो आया बुक्का प्रथम। 1356 ईस्वी से लेकर के 1377 ईस्वी तक बुक्का प्रथम ने शासन किया। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का शासक बना। इसने दोस्तों मदुरई को जीतकर विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, मदुरई को जीतकर दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में किसने मिलाया? बुक्का प्रथम ने मिलाया था। इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था। दोस्तों, जो बुक्का प्रथम था इसने अपना एक राजदूत कहाँ पर भेजा दोस्तों? चीन के अंदर भेजा था। इसने वैदिक धर्म को दोस्तों प्रोत्साहन दिया, और इसी उपलक्ष्य में दोस्तों वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। दोस्तों,
बुक्का प्रथम ने दोस्तों कौन सी उपाधि धारण करी? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि दोस्तों धारण करी थी बुक्का प्रथम ने, ध्यान में रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले शासन की, तो वो आता है दोस्तों हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय दोस्तों 1377 ईस्वी से लेकर के 1404 ईस्वी तक शासन करता है। ये बुक्का प्रथम का दोस्तों पुत्र था। हरिहर द्वितीय सिंहासन पर महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण करके बैठा था दोस्तों। हरिहर द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण करके सिंहासन पर दोस्तों आसीन हुआ? तो दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि दोस्तों हरिहर द्वितीय ने धारण करी थी। और हरिहर द्वितीय दोस्तों जो बुक्का प्रथम था इसका दोस्तों पुत्र था। हरिहर द्वितीय ने दोस्तों कनारा, मैसूर, त्रिचन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को दोस्तों जीत लिया और इन पर विजय प्राप्त की दोस्तों। बहमनी सुल्तानों के कई बड़े आक्रमणों को उसने विफल किया और उन्हें दोस्तों परास्त किया। इसकी सबसे बड़ी सफलता पश्चिम के बहमनी राज्यों के बेलगाम और गोवा को छीनना था दोस्तों। जो दोस्तों हरिहर द्वितीय था इसकी दोस्तों सबसे बड़ी सफलता की अगर हम बात करें तो पश्चिम के जो दोस्तों बहमनी राज्य से इसने बेलगांव को और दोस्तों गोवा को क्या कर लिया था? छीन लिया था दोस्तों। इसके बाद में बात करें कि हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका के राजा से भी कर वसूल किया था दोस्तों। सफलतापूर्वक राज्य करने के बाद में 1404 ईस्वी में दोस्तों हरिहर द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों संगम वंश का शासक आता है विरूपाक्ष प्रथम, जो कि 1404 ईस्वी में शासन करता है। हरिहर द्वितीय का पुत्र था विरूपाक्ष प्रथम, जो कि 1404 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद विरूपाक्ष प्रथम ने दोस्तों सिंहासन पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। राजगद्दी पर अधिकार करने के बाद शीघ्र ही विरूपाक्ष प्रथम अपने ही भाई बुक्का द्वितीय के द्वारा अपदस्थ कर दिया गया। अपदस्थ कर दिया जाने का मतलब है दोस्तों जो विरूपाक्ष प्रथम था इसका भाई था दोस्तों बुक्का द्वितीय। इस बुक्का ने क्या किया दोस्तों? अपने इस भाई विरूपाक्ष को गद्दी से हटा दिया, गद्दी से पदच्युत कर दिया, अपदस्थ कर दिया। इसका मतलब है दोस्तों अब कौन करना चाहता है शासन? बुक्का करना चाहता है। इस प्रकार दोस्तों उसका शासन बहुत ही अल्पकालीन रहा, यानी कि 1404 ईस्वी के अंदर दोस्तों ये शासक बना और 1404 ईस्वी के अंदर ही दोस्तों बुक्का द्वितीय ने यानी कि इसी के भाई ने इसको हटा दिया। अब आता है दोस्तों अगला शासक बुक्का द्वितीय। बुक्का द्वितीय शासन करता है दोस्तों 1404 ईस्वी से लेकर के 1406 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य के राज सिंहासन पर बैठाए जाने के समय उसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने दोस्तों उसका विरोध किया था। क्यों विरोध किया दोस्तों? क्योंकि दोस्तों विरूपाक्ष प्रथम पहले शासक बन चुका था, उसको पदस्थ करके दोस्तों उसने बुक्का द्वितीय ने सिंहासन हासिल किया था। इसी कारण दोस्तों विरूपाक्ष ने बुक्का द्वितीय का विरोध किया। बुक्का द्वितीय केवल 2 वर्ष तक की शासन कर सका दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों देवराय प्रथम। देवराय प्रथम दोस्तों 406 ईस्वी से 422 ईस्वी तक दोस्तों 1406 ईस्वी से लेकर के दोस्तों 1422 ईस्वी तक शासन करता है। देवराय प्रथम 1406 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक दोस्तों शासक करता है। देवराय प्रथम हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी था दोस्तों। इसे अपने शासनकाल में बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था दोस्तों। बहमनी साम्राज्य का जो सुल्तान था फिरोज शाह है, उसका आक्रमण किसके समय हुआ था दोस्तों? देवराय प्रथम के समय हुआ था। देवराय प्रथम को दोस्तों फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा। फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण दोस्तों देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। देवराय प्रथम ने राज्य में सिंचाई की सुविधा के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर दोस्तों नहरें निकलवाई। इसके शासनकाल में ही दोस्तों इटली का यात्री निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में विजयनगर यात्रा पर आया था दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इटली का यात्री निकोलो कोंटी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में किसके शासनकाल में दोस्तों भारत आया था या विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर आया था? तो यह आपको ध्यान में रखना है, देवराय प्रथम की दोस्तों शासनकाल में आया था। संगम वंश का दोस्तों शासन चल रहा है इस समय। इसके बाद हम बात करें देवराय प्रथम के दरबार में प्रसिद्ध तेलुगु कवि दोस्तों श्रीनाथ थे। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद अगला शासक आता है देवराय द्वितीय, जो कि 1422 ईस्वी लेकर के 1446 ईस्वी तक दोस्तों शासन करता है। देवराय प्रथम के बाद दोस्तों उसका पुत्र दोस्तों रामचंद्र 1422 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा, परंतु कुछ महीने के बाद ही दोस्तों उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रामचंद्र के बाद उसका भाई दोस्तों वीर विजय गद्दी पर बैठा, लेकिन उसका शासनकाल दोस्तों अल्पकालीन रहा। वीर विजय का भी दोस्तों बहुत ही कम समय तक शासन रहा। अगला शासक दोस्तों वीर विजय का पुत्र बनता है देवराय द्वितीय।
देवराय द्वितीय दोस्तों 1422 से 1446 ईस्वी तक शासन करता है। देवराय द्वितीय इस वंश का सबसे महान शासक था, जो जनसाधारण में दोस्तों इंद्र का अवतार माना जाता है। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश का दोस्तों सबसे महान शासक जो कि इंद्र के अवतार के रूप में माना गया है, वो है दोस्तों देवराय द्वितीय। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसके समय में दोस्तों फारस के शासक शाहरुख ने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर इसके दरबार में भेजा था। दोस्तों देवराय द्वितीय ने बड़ी संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था और उनके लिए मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। दोस्तों एक अभिलेख में कहा जाता है कि देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। एक अभिलेख के अंदर दोस्तों देवराय द्वितीय को गजबेटकर यानी कि हाथियों का शिकारी कहा गया है। 1446 ईस्वी में दोस्तों देवराय द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों इसके बाद में अगला शासक आता है दोस्तों मल्लिकार्जुन। 1446 ईस्वी से लेकर के 1465 ईस्वी तक दोस्तों मल्लिकार्जुन शासक रहता है। देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र दोस्तों मल्लिकार्जुन विजयनगर साम्राज्य का स्वामी बना। उसके समय में उड़ीसा एवं बहमनी के आक्रमण में उड़ीसा ने कोडबिंदु एवं उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों इसको उड़ीसा के गजपति शासकों ने बुरी तरह से दोस्तों पराजित किया था मल्लिकार्जुन को दोस्तों उड़ीसा के जो गजपति शासक हुआ करते थे उन्होंने दोस्तों क्या किया था, परास्त कर दिया था। कुछ समय के बाद चंद्रगिरी के नरसिंह सालू ने उसका सिंहासन उससे छीन लिया। दोस्तों नरसिंह सालू मल्लिकार्जुन का दोस्तों सामंत था और इसी नरसिंह सालू ने दोस्तों सिंहासन छीन लिया था। हार के इस अपमान को न सह पाने के कारण 1465 ईस्वी में दोस्तों उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम बात करें विरूपाक्ष द्वितीय की। अगला शासक आता है दोस्तों विरूपाक्ष द्वितीय, जो कि 1465 ईस्वी से लेकर के 1485 ईस्वी तक दोस्तों शासक रहता है। विरूपाक्ष द्वितीय दोस्तों 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक संगम वंश का दोस्तों अंतिम शासक था। दोस्तों संगम वंश के अंतिम शासक की हम बात कर रहे हैं। 1465 से लेकर के 1485 ईस्वी तक रहा दोस्तों ये। 1485 ईस्वी के अंदर दोस्तों विरूपाक्ष की हत्या कर दी गई और संगम वंश का दोस्तों अंत हो गया। संगम वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। संगम वंश का जो अंतिम शासक था वो था दोस्तों विरूपाक्ष द्वितीय। इसके बाद हम बात करते हैं अगले वंश की। तो अगला वंश है दोस्तों अपना सालू वंश। 1485 ईस्वी से लेकर के 1505 ईस्वी तक सालू वंश का शासक रहा। सालू वंश का संस्थापक था दोस्तों सालू नरसिंह। सालू नरसिंह के दो पुत्र थे, तिम्मा व इम्माडी नरसिंह। ये दोस्तों सालू नरसिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था तिम्मा तो एक का नाम था इम्माडी नरसिंह। तिम्मा की हत्या के पश्चात इम्माडी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया गया। इम्माडी नरसिंह के शासनकाल में वास्तविक शक्तियाँ उसके सेनापति के अंदर थी दोस्तों, जिस सेनापति का नाम था नरसा नायक। इस नरसा नायक के पास में दोस्तों जितनी भी वास्तविक शक्तियाँ हुआ करती थी वो थी। 1505 ईस्वी में दोस्तों नरसा नायक का पुत्र था वीर नरसिंह। इस वीर नरसिंह ने दोस्तों इम्माडी नरसिंह की क्या कर दी, हत्या कर दी। और यहाँ पर ही दोस्तों इम्माडी नरसिंह की हत्या के बाद में सालू वंश का समाप्त हो जाता है और तुलु वंश दोस्तों स्थापित होता है। दोस्तों तुलु वंश स्थापित किसने किया, वीर नरसिंह ने किया। किसकी हत्या करके किया, इम्माडी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश स्थापित कर दिया। दोस्तों अब बात करेंगे हम तुलु वंश की। तो तुलु वंश का दोस्तों शासनकाल रहा 1505 ईस्वी से लेकर के 1570 ईस्वी तक। इसके अंदर पहला शासक आता है वीर नरसिंह। इसी वीर नरसिंह ने दोस्तों इम्माडी नरसिंह की हत्या करी थी। वीर नरसिंह का शासनकाल रहा 1505 से 1509 ईस्वी तक का। बात कर लेते हैं वीर नरसिंह के बारे में। 1505 में वीर नरसिंह ने सालू वंश के नरेश इम्माडी नरसिंह की हत्या करके स्वयं विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर अधिकार कर लेता है और तुलु वंश की स्थापना कर देता है। वीर नरसिंह का पूरा शासनकाल आंतरिक विद्रोह एवं आक्रमणों से प्रभावित था दोस्तों, यानी कि इसके शासनकाल में इसके आंतरिक विद्रोह का दोस्तों इसको सामना करना पड़ा और आक्रमण बहुत ज़्यादा हुए थे इसके समय। 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अगला शासक आता है कृष्णदेव राय। 1509 ईस्वी से लेकर के 1529 ईस्वी तक दोस्तों कृष्णदेव राय शासक रहता है। तुलु वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना।
बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है दोस्तों। बाबर की आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। इस बाबरनामा में कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश का शासक था, इसको दोस्तों बाबर ने बाबरनामा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है दोस्तों। कृष्णदेव राय ने अपने सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 1509 से लेकर के 1510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को अदोनी के समीप हराया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त कर रायचूर पर अधिकार किया दोस्तों। तत्पश्चात गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया। 1513 से 1518 ईस्वी के बीच में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव से कम दोस्तों 4 बार युद्ध किया और उसे हर बार पराजित किया दोस्तों। जो दोस्तों उड़ीसा का शासक था गजपति शासक प्रताप रुद्र देव, उसको दोस्तों कृष्णदेव राय ने 4 बार दोस्तों उससे युद्ध किए थे। कम से कम 4 बार का उल्लेख मिलता है, जिनमें से दोस्तों उसे हर बार दोस्तों पराजित किया गया। प्रताप रुद्र देव को किसके द्वारा पराजित किया गया? कृष्णदेव राय के द्वारा। 4 बार की पराजय से निराश प्रताप देव रुद्र ने कृष्णदेव राय से संधि की प्रार्थना कर उसके साथ दोस्तों अपनी जो पुत्री थी उसका क्या कर दिया? विवाह कर दिया दोस्तों। कृष्णदेव राय के साथ में अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं प्रताप रुद्रदेव। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त करके अपना पराक्रम परिचय दे दिया था दोस्तों। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत के अंदर दोस्तों जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी दोस्तों। कृष्णदेव राय ने दोस्तों 2 रचनाएं की जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। एक तो दोस्तों अमुक्त माल्याद और दोस्तों एक है दोस्तों ये अमुक्त माल्याद किस भाषा में लिखी गई? तेलुगु में। और संस्कृत के अंदर दोस्तों जाम्बवती कल्याणम की रचना करी थी दोस्तों। कृष्णदेव राय ने दोस्तों आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की दोस्तों उपाधि धारण करी थी दोस्तों। कृष्णदेव राय ने दोस्तों आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह आदि की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस और बारबोसा विजयनगर आए थे दोस्तों पुर्तगाली शासक थे, पुर्तगाली यात्री थे दोस्तों ये डोमिगोस पायस और बारबोसा, जो कि दोस्तों विजयनगर की यात्रा पर आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे दोस्तों, जिन्हें दोस्तों अष्टदिग्गज कहा जाता था दोस्तों। अष्टदिग्गज में दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण दोस्तों अल्लसानी पेद्दन था और दोस्तों तेलानीराम था। ये दोस्तों तेलुगु कवियों में 8 के अंदर जो 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे उनको दोस्तों अष्टदिग्गज कहा जाता था। और इन अष्टदिग्गज में भी दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे दोस्तों अल्लसानी पेद्दन और दोस्तों तेलानीराम। अल्लसानी पेद्दन को दोस्तों तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि प्रदान की गई थी। उनकी मुख्य कृति की अगर हम बात करें तो वह है दोस्तों मनुचरित तथा हरिकथा सार। ये दोस्तों अल्लसानी पेद्दन की दोस्तों तेलुगु कविता हैं जो कि दोस्तों उनकी मुख्य कृतियों में आती हैं। इसके बाद हम बात करें दोस्तों पांडुरंग महात्म्य की रचना तेलानीराम रामकृष्ण ने की थी दोस्तों। जो दोस्तों पांडुरंग महात्म्य है उसकी रचना तेलानीराम रामकृष्ण ने की थी। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है दोस्तों। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है क्योंकि इसमें दोस्तों आपको पता है अष्टदिग्गज यानी कि 8 तेलुगु जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो इसके अंदर दोस्तों इसके दरबार में रहते थे। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। इसके बाद अगले शासक आते हैं कृष्णदेव राय के बाद में अच्युत देव राय, जो कि 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी तक दोस्तों शासक रहते हैं। कृष्णदेव राय के बाद इसका भतीजा अच्युत देव राय अगला शासक बना दोस्तों इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री था नूनीज, ये दोस्तों विजयनगर आया था। ये इंपॉर्टेंट बात है इसके शासनकाल में। इसके अलावा दोस्तों कोई इंपॉर्टेंट बात एग्जाम की दृष्टि से आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद अगला शासक आता है सदाशिव राय, जो कि 1542 से 1570 ईस्वी तक रहता है। इसके शासनकाल की अगर हम बात करें तो इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राव था दोस्तों। इसका सेनापति राम राय था। राम राय ने शासन की सारी शक्ति अपने हाथ में ले ली थी। यह एक साम्राज्यवादी सेनापति था जिसने बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य बीजापुर, गोलाकुंडा, बरार, बीदर और अहमदनगर इनमें फूट डालने की कोशिश करी थी दोस्तों।
सदाशिव राय जो कि 1542 से 1570 ईस्वी तक रहा, किंतु इसके विपरीत परिणाम ये हुआ दोस्तों, यानी कि जो फूट डालने की कोशिश थी उसका परिणाम ये हुआ कि बहमनी साम्राज्य के 5 राज्यों में से बरार को छोड़कर शेष चारों ने मिलकर 1565 में विजयनगर पर हमला कर दिया दोस्तों। इस युद्ध को दोस्तों तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है दोस्तों, तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है। युद्ध के मैदान में सेनापति रामराय मारा गया। सदाशिव राय ने अपना अगला सेनापति तिरुमल को बनाया। तिरुमल ने दोस्तों सदाशिव राय की हत्या कर दी और एक नया वंश दोस्तों आरवीडु वंश की स्थापना करी दोस्तों। जो दोस्तों नया दोस्तों जो तिरुमल बनाया गया था सेनापति, उस तिरुमल ने दोस्तों जो सदाशिव राय था उसी की हत्या कर दी और एक नया वंश बना दिया आरवीडु वंश। इस आरवीडु वंश का शासनकाल रहा 1570 से लेकर के 1650 ईस्वी तक दोस्तों बात करें इस वंश के बारे में तो इस वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में लगभग तिरुमल ने की थी दोस्तों। लगभग 1570 के आसपास में दोस्तों तिरुमल ने की थी। यह वंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था दोस्तों। आरवीडु वंश की राजधानी दोस्तों पेनुगोंडा थी दोस्तों। आरवीडु वंश की राजधानी किसे बनाया गया? पेनुगोंडा को। इस वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय था, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरई स्वतंत्र राज्यों के निर्माण और विजयनगर राज्य का पतन हो गया तथा विजयनगर साम्राज्य का प्रशासन केंद्रामुखी प्रशासन था दोस्तों। विजयनगर राज्य का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसका प्रमुख राजा स्वयं होता था। विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को दोस्तों ईश्वर तुल्य मानते थे। विजयनगर के जो राजा थे वो राय की उपाधि धारण करते थे और स्वयं को दोस्तों ईश्वर के तुल्य मानते थे, यानी कि ईश्वर के समान वे पूजनीय स्वयं को समझते थे। इस काल में दोस्तों राजा की सहायता के लिए 2 परिषदें होती थी, एक तो राज्य परिषद और एक मंत्री परिषद दोस्तों बात करें राज्य परिषद की तो इसका स्वरूप बहुत व्यापक होता था। राजा इसी की सलाह पर नीतियों को बनाता था। इसकी स्थिति औपचारिक अधिक होती थी दोस्तों। इसके बाद हम बात करें एक था मंत्री परिषद। इसका स्वरूप दोस्तों छोटा होता था, जिसमें कुल 20 सदस्य होते थे। इसमें प्रधानमंत्री, उपमंत्री और विभागों के सदस्य होते थे। इसमें विद्वान, राजनीति में निपुण 50 से लेकर के 70 वर्ष आयु वाले निपुण व्यक्ति को इसका सदस्य बनाया जाता था। इसका अध्यक्ष महाप्रधानी यानी कि प्रधानमंत्री होता था। राजा व युवराज के बाद इसका स्थान था दोस्तों प्रधानमंत्री का। इसके बाद हम बात करें भू राजस्व व्यवस्था की विजयनगर साम्राज्य में, तो विजयनगर साम्राज्य में राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जिसे शिष्ट कहा जाता था दोस्तों। भू राजस्व भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था, जो दोस्तों सामान्यतः 1/3 या 1/4 के बीच था दोस्तों। 16वीं शताब्दी के मध्य में सदाशिव राय के काल में नाइयों को व्यावसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था दोस्तों। इसके बाद हम बात करें तो दोस्तों अगले जो जितने भी शासक हम बात करेंगे अगले शासनकाल की, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।